हेलो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और वेक्टर की प्रॉपर्टीज, पोजीशन वेक्टर वगैरह सब डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। आप इस सीरीज में, इसी फोल्डर में आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स को बेसिकली मैंने हमारे सिलेबस में 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट विथ कांस्टेंट, दैट इज नंबर। हम वेक्टर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे लेट्स से देयर इज वेक्टर a and that can be multiplied by 3, so 3 into vector b. So how to multiply with some constant we will discuss. And then we have dot product. Dot product को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास मान लीजिए कि एक वेक्टर मिला c, we have a vector c dot product dot let's say b, c dot b, and if the product is a scalar, let's say a, c dot b is a, and if this a is scalar, and this type of product is known as dot product, that is also known as scalar product, because दो वेक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमें मिला वो हमें एक स्केलर वैल्यू मिला. That's why this is a scalar product. Similarly, vector product, similarly, C is a vector and there is a cross with B. C cross B can be A and this is a vector. यदि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया जो भी प्रोडक्ट मिला हमें, यदि वो वेक्टर हुआ, so this type of product is known as vector product. This is a vector. Now, हम इनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे क्लास में यही हमारा डिस्कशन है कि वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। आज स्पेशली हम प्रोडक्ट विथ कांस्टेंट नंबर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि हम इसमें चले तो प्रोडक्ट विथ कांस्टेंट नंबर कैसे होता है? जैसे यदि हम किसी वेक्टर को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें नया वेक्टर मिलता है उसका डायरेक्शन नहीं बदलता, डायरेक्शन रिमेन सेम। मीन्स यदि ये वेक्टर ए है, if this is vector A, and if I want to write vector B, and vector B is equals to 2 times of vector A, it means vector A जो है वो अब डबल लेंथ का होगा and in the same direction, and it will become 2a. यदि हम ऑर्थोगोनल की बात करें, we have already discussed the orthogonal vectors. तो यदि हमारे पास वेक्टर A दिया हुआ है, वेक्टर A is equals to 2i minus j plus 3k, and if I want to write vector b, and this vector b can be written as 2 times of a. What it means? It means we have to just multiply 2 with a. So a के साथ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो this is 2 times of 2i minus j plus 3k. ध्यान देंगे इस प्रोसेस में 2 के पास हम ना ही डॉट यूज करने वाले हैं ना ही क्रॉस यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डॉट और क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन हम डिफरेंट कंडीशंस में करते हैं। डॉट इसके लिए हम करेंगे और क्रॉस इसके लिए हम करेंगे, लेकिन जब कभी भी हम कांस्टेंट से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसमें कोई सिंबल यहां पे रिप्रेजेंट नहीं करते। सो लेट्स मल्टीप्लाई एंड द फाइनल आंसर विल बी 2 into 2, दिस इज 4i cap. This is a vector, this must be a vector, right? So 2 into 2 is 4i minus 2j, and 3 into 2 is 6 plus 6k. This is the final answer. और ये बहुत आसान होता है प्रोडक्ट विद अ कांस्टेंट। आई थिंक कि इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डॉट प्रोडक्ट का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास दिस इज वेक्टर ए, यदि ये हमारे पास वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर ए, एंड यहीं पे दिस इज वेक्टर बी, यहां पे हमारे पास वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी। तो यदि मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो या तो दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, तो या तो वेक्टर बी को हम तोड़ देंगे ए की तरफ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जिन लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में तकलीफ है, यहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जा सकते हैं। तो वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को या तो रिजोल्व करके ए की तरफ कर दो, या फिर
वेक्टर ए को रिजॉल्व करके बी की तरफ कर दो और दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दें। मतलब डॉट प्रोडक्ट हम कब करते हैं? जब दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएं और तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस तरीके का मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। कई बार हमें फ्लक्स निकालना होता है, वर्क डन निकालना होता है। इन दो सिचुएशन हम एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर जो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं उसमें से किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ तोड़ देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बता देते हैं। दिस एज सिंपल एज यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस। इनके फॉर्मूलों के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो ये है वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, यदि हम कोई डॉट प्रोडक्ट के बाद जो हमें वैल्यू मिला दैट मस्ट बी ए स्केलर क्वांटिटी, सो ए इज इक्वल टू बी डॉट सी। इसमें मिनिमम कंडीशन है कि जो हमें रिजल्ट मिला दिस मस्ट बी ए स्केलर एंड दीज टू मस्ट बी वेक्टर। दिस इज वेक्टर एंड दिस वन इज वेक्टर। अच्छा, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि बी डॉट सी क्या होगा ओवरऑल। दिस ओवरऑल वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? देखो, इंडिविजुअली बी इज वेक्टर, इंडिविजुअली सी इज वेक्टर, बट कॉम्बिनेशन बी डॉट सी कैन नॉट बी अ वेक्टर, इट्स ए स्केलर। इट्स ए स्केलर क्योंकि जो हमें ए मिला है वही तो है बी डॉट सी, तो बी डॉट सी इंडिविजुअली स्केलर है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिसे आपको ध्यान रखना होगा सॉल्व करने से पहले। तो ए को हम लिखेंगे, ए इज नॉट अ वेक्टर, तो इसके ऊपर हम एरो नहीं लगाएंगे। तो ए कैन बी रिटन एज बी डॉट सी। और यहां से आपने सॉल्व किया तो वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू ए आया दिस इज अ स्केलर, सो ए कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें आता है, मॉड निकालने हमें आता है, हमने डिस्कस किया यूनिट वेक्टर में हम मॉड से डिवाइड करते हैं और मॉड निकालना हमें पहले से भी आता है। तो दिस इज वेक्टर बी का मॉड इनटू वेक्टर सी का मॉड इनटू कॉस थीटा, इनटू कॉस थीटा। ये है हमारा फॉर्मूला ऑन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये वेक्टर 1 दिस इज वेक्टर 2, तो किसी एक वेक्टर को तोड़ करके दूसरी वेक्टर की तरफ और इन दोनों को हम कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, राइट। अभी ध्यान देंगे, इसमें हम थोड़ा सा और आगे चले। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के स्पेशल केसेस क्या हैं? हमारे पास फॉर्मूला रेडी है। हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर ए, जो प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू मिला दैट इज ए एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर जो ए मुझे मिला दिस इज नॉट अ वेक्टर, मेक श्योर दिस इज नॉट अ वेक्टर, एंड ए इज इक्वल टू बी डॉट सी। बी डॉट सी दिस कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। ये कॉन्सेप्ट है, इसी को सोच करके लिखते हैं। पहला स्पेशल केस है इफ थीटा इज जीरो, थीटा इज जीरो। सी दिस, यदि दो वेक्टर है दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी भी इधर ही हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो दिस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, दिस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। दोनों अभी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देखो, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो दोनों को हमें रिजॉल्व करके मल्टीप्लाई करना होता था, तो रिजोल्यूशन का कंपोनेंट हमेशा छोटा आएगा। तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों को हम साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ए डॉट बी में डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा ए, दिस ए कैन बी रिटन एज बी मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू कॉस 0 डिग्री। इन कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, राइट? तो यहां से जो वैल्यू आया दिस इज इक्वल टू बी इंटू सी, बी इंटू सी। और ये वैल्यू है ए का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट का ये है मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली यदि 180 डिग्री पे हो तो हमें यदि ए लिखना है तो ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू कॉस 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, दिस वैल्यू इज -1। इन दिस सिचुएशन ये b इंटू सी, मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ c, एंड cos 180 इज -1, तो यहां पे जो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ c, और ये वैल्यू जो हो जाएगा दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ये होगा। सिमिलरली यदि हम 90 डिग्री की बात करें, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। जब कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी,
यदि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इनमें किसी तरीके का डॉट प्रोडक्ट यदि करें, आप इस वेक्टर को रिजॉल्व करोगे, इधर तो जीरो कंपोनेंट आएगा, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री पे है। तो जब कभी भी 90 डिग्री की बात हो तो उस समय हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यदि मैं ए लिखना चाहूं तो ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस 90 डिग्री। अच्छा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, दिस वैल्यू इज जीरो, this value is 0. In this situation the overall value is 0. ओवरऑल वैल्यू जीरो। हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि जब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। यदि डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया तो हमें पॉसिबिलिटी है कि दैट वेक्टर में बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंडीशन क्या है कि ये दोनों नल वेक्टर नहीं होने चाहिए, हम आगे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। सो दिस इज इंपॉर्टेंट केस। अगला केस है इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो जो हमारा ए होगा दिस इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और यहां पे होगा कॉस थीटा। अच्छा, यहां पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा इज पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, कॉस साइन टेन कॉट सेक कॉसेक सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यदि कॉस थीटा जो है 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है, बेसिकली 90 डिग्री 0 एंड 90 के बीच में हम कंसीडर करें, लेस देन 90 डिग्री। सो इन दिस सिचुएशन दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। यदि हम फिफ्थ केस देखें, यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा इज नेगेटिव, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट दैट इज बी सी, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। इन दिस सिचुएशन दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। अच्छा, थीटा अधिक से अधिक 180 डिग्री ही हो सकता है और कम से कम 0 डिग्री ही, ठीक है। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 और 180 डिग्री के ही बीच में होगा, 180 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। ओके, चलिए तो हम आगे चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स में ऑर्थोगोनल में हमें पता है दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई, और ये है अपना जेड एक्सिस। यदि हम एक्स एक्सिस की बात करें तो इधर का यूनिट वेक्टर है आई, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर है जे, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर है के। यदि ऑर्थोगोनल बात करें, ऑर्थोगोनल में हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहां पे देखेंगे, यदि मैं लिखूं आई डॉट आई, तो आई डॉट आई यदि हम फॉर्मूले पे जाएं, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है बी डॉट सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा। सिंपल। तो यदि यहां पे देखें तो आई डॉट आई कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दोनों बराबर है, आई ही है, इनटू कॉस। यदि देखें तो देखो, पहला आई डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर, दूसरा भी आई ही है, मींस बोथ आर पैरेलल, सो एंगल बिटवीन आई एंड आई इज 0 डिग्री। तो दिस थीटा कैन बी 0 डिग्री एंड cos 0 इज, वी ऑल नोज दैट cos 0 इज 1, दिस वैल्यू इज 1, cos 0 इज 1। तो यहां से हमने सॉल्व किया और जो हमारा फाइनल आंसर आया दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1 बिकॉज आई इज अ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू this I is again 1 and cos 0 is already 1, so overall value is I dot I is 1. It's as simple as you can understand. Similarly J dot J की बात करें यदि हम, तो J dot J हो जाएगा magnitude of J into magnitude of J into cos, again J vector y direction में, दूसरा J vector भी y direction में, so angle is again 0, angle is again 0, so this value is cos 0 degree. और यहां से हमारा फिर से वैल्यू आया magnitude of J is 1 because this is again our orthogonal unit vector along y direction into this one is also 1 and cos 0 degree is 1, this value is 1, so यहां से हमारा जो वैल्यू आया this is again 1. Similarly यदि हम k dot k करना चाहें, so this is as similar as the above two, I dot I is 1, J dot J is 1, and as usual k dot k is magnitude of k into magnitude of k into cos 0 degree. Now see, k is a unit vector along z axis, दूसरा k भी इसी डायरेक्शन में z डायरेक्शन में ही है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ. This k is 1 into this k is 1 because these are the unit vectors into cos 0 is 1 and overall value is 1. तो एक चीज तो हमें पता चला
यहां पे मैं लिख रहा हूं आई डॉट आई इज 1, j dot j is again 1 and k dot k is again 1, right? अच्छा, तो ये तो i dot i, j dot j और k dot k हुआ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में. यदि डिफरेंट हुए देन व्हाट? यदि मैं लिखूं i डॉट j, सो i डॉट j के केस में क्या होगा? हम पहले i का मैग्नीट्यूड लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू कॉस. अब कॉस में एंगल यदि देखें तो i एंड j के बीच का एंगल है 90 डिग्री, सो दिस वैल्यू इज 90 डिग्री. दिस वैल्यू इज 90 डिग्री. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्पेशल केस, यदि थीटा 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा. यहां पे भी हमें बिल्कुल वैसा ही मिलने वाला है. दिस वैल्यू इज जीरो. दिस वैल्यू इज जीरो. व्हाई जीरो? बिकॉज cos 90 is 0. Because this cos 90 degree is 0, that's why overall value is 0. Overall value is 0. Similarly, I dot k, तो x एक्सिस और z एक्सिस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है. सो दिस इज mod of I mod of k into again cos 90 डिग्री and this again 0. यहां पे देखें तो k dot j यदि लिखो तो k dot j is mod of k into mod of j into cos 90 degree and this value is again 0. बेसिकली i डॉट आई, j डॉट j और k डॉट k को छोड़ करके बाकी कोई सा भी मल्टीप्लीकेशन हो, दैट वैल्यू विल बिकम 0. ऑलवेज, हमेशा 0 होगा. ये सारे क्वांटिटीज हमेशा ही 0 होने वाले हैं और ये सारे क्वांटिटीज i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k इज 1 होने वाले हैं, राइट? तो इसके आगे यदि हम चले तो अब हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और आगे चलते हैं. तो ये एक क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं फटाफट. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स गिवन एज, दो पोजीशन वेक्टर्स हैं. सो पोजीशन वेक्टर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जिन लोगों को पोजीशन वेक्टर के बारे में दिक्कत है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां पे मैं लिंक दे रहा हूं, वो लोग पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस लिंक से देख सकते हैं. तो ये दो पोजीशन वेक्टर हैं. मान लेते हैं दिस इज r1 इज द पोजीशन वेक्टर 1. r1 कितना है? 2i. j का वैल्यू 0 है तो j में कुछ नहीं. k का वैल्यू है 4 तो प्लस 4j, सॉरी k में है ना, 4 इज k तो 4k. j में कुछ भी नहीं है, 0 है तो हमने j को नहीं लिखा. उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर r2 यदि लिखें, दीज आर द वेक्टर्स. पोजीशन वेक्टर 2 तो ये हो जाएगा -2i -2j और यहां पे हो जाएगा प्लस, दिस इज प्लस 2j एंड दिस इज प्लस 3k. ऐसा होगा. हमने दोनों के पोजीशन वेक्टर्स लिख दिए और इनको बोल रहा है क्या कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए. तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं. चलो, तो पहला मेथड जो कि थोड़ा सा लेंदी मेथड है, इसको हम थोड़ा सीखेंगे. उसके बाद आसान वाला मेथड भी आज इसी क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी पहला मेथड तो ये हो गया कि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है. r इज इक्वल टू r1 डॉट r2 निकालना है. तो r पे मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो हमें स्केलर मिलने वाला है, तो इस पे हम मॉड नहीं लगाएंगे. दोनों को वैल्यू लिखते हैं. तो r1 में क्या क्या है? r1 इज, यहां पे आपने लिखा 2i प्लस 4k और यहां पे हम लिखेंगे डॉट. उसके बाद दूसरी वैल्यू -2i प्लस 2j प्लस 3k. अब यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखो i से i में मल्टीप्लाई होगा, पहले तो 2 से -2 में मल्टीप्लाई हुआ, 2 और 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे. इससे इन सभी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4k से इन सभी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर्स लिखेंगे. ठीक है, तो 2 से -2 में मल्टीप्लाई हुआ तो -4, i से i में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया. पहला पॉइंट इज डन. अब 2i से j में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 2 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4, i को j से मल्टीप्लाई करेंगे. अभी देखो यहां पे i को j के साथ क्या होगा? i इंटू j इज 0, i इंटू j इज 0. तो किसी दूसरे के साथ जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 होगा. तो 2i, तो 2 इंटू 2 तो 4 हुआ, लेकिन i इंटू j 0 हो गया, 4 इंटू 0, सो ओवरऑल इज 0. इसके साथ आप तीसरे वाले का करते हैं तो प्लस 2 इंटू 3 इज 6 इंटू i इंटू k कितना हुआ? i इंटू k इज अगेन 0, i इंटू k इज अगेन 0, राइट. अब 2i के साथ तीनों में मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब मैं 4k के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 4k से करेंगे तो 4 इंटू -2 इज -8, k इंटू i इज 0, k इंटू i इज 0, राइट.
क्योंकि 1 केवल और केवल सेम मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा, बाकी सभी मल्टीप्लिकेशन में 0, बिकॉज ऑल आर 90 डिग्री। अभी यहां पे देखेंगे 4k का i के साथ हो गया, अब 4k का मैं j के साथ करूंगा, तो दिस वैल्यू इज प्लस 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 0, बिकॉज k इंटू j इज 0। अब 4k का 3k से करेंगे, तो 4 इंटू 3 12, 4 into 3 is 12, and k into k is 1. Now k into k is 1. See this. K into k is 1. तो k into k 1 लिखा, तो 12 into 1. और यहां से हमने सॉल्व किया, तो this value is, this is minus 4. All these values are 0, plus 0. All these values are 0. और वहां लास्ट में बचा है 0. This is 0 plus 0. This value is 0 plus 0 plus 12. तो ओवरऑल वैल्यू आ गया 8 यूनिट। 8 यूनिट। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व डॉट प्रोडक्ट। इसका एक दूसरा मेथड है, उस दूसरे मेथड पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। यदि मैं यहीं पे लिखना चाहूं R1 डॉट R2 डायरेक्ट, तो देखो हम चालाक लोग हैं, हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे i को i के साथ, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ -4, i इंटू i 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, बाकी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, सब 0 होने वाले हैं। अब j से करते, j से इसमें करोगे 0, j का j के साथ 0, क्योंकि j दूसरा वाला j तो इसमें 0 ही है। फिर j का k के साथ करो 0, खत्म। उसके बाद k के साथ करो, k से इसमें करो 0, k का k के साथ करो तो ये कितना हुआ 4 इंटू 3 12। दिस इज एज सिंपल एज यू कैन अंडरस्टैंड। और यहां से सॉल्व किया तो दिस वैल्यू इज 8 यूनिट। 8 यूनिट। दिस इज द मेथड जिसको हम फ्यूचर में आगे प्लान करने वाले हैं। हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, राइट? वीडियो पॉज करके नोट कर लें यदि तकलीफ है तो, ठीक है? अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या क्या चीजें, प्रॉपर्टीज में क्या क्या, हम अब प्रॉपर्टीज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मींस यदि हम a डॉट b लिख रहे हैं तो दिस इज एज सेम एज b डॉट a, ये फॉलो करता है। सो डॉट प्रोडक्ट ये फॉलो करता है। डन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में यदि मैं लिखूं a डॉट b प्लस c, दीज आर द वेक्टर्स, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह दोनों में अंदर मल्टीप्लाई करके a डॉट b प्लस a डॉट c ऐसा लिख सकता हूं। ये एप्लीकेबल है, राइट? ये डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ और डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी। यदि हम थोड़ा सा और आगे चलें तो ध्यान देंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट में, इफ r इज इक्वल टू a प्लस b एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, देन प्रूव दैट r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो एडिशन ऑफ वेक्टर का ये फॉर्मूला है, और यहां पे r इज इक्वल टू a प्लस b है। हम ये फॉर्मूला वेक्टर प्रोडक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी, इस फॉर्मूले को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसा है, ये हमारा रिजल्टेंट। यदि मैं रिजल्टेंट को रिजल्टेंट से ही डॉट प्रोडक्ट ले लूं r डॉट r, तो यहां पे हो जाएगा दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b, और इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा a प्लस b के साथ, ऐसा डॉट प्रोडक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, r डॉट r को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r। अच्छा, मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर r है जो इधर है, तो दूसरा भी वेक्टर r इधर ही होगा, तो एंगल बिटवीन r एंड r इज, सो दिस cos इज cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो a का a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज a डॉट a, दिस इज a डॉट a, और a का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज प्लस a डॉट b। उसके बाद a का मल्टीप्लिकेशन इज डन, अब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b डॉट a, दिस इज b डॉट a, और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b डॉट b, दिस इज b डॉट b। अच्छा, इसमें यदि ध्यान दें तो ये हो जाएगा cos 0 इज 1, r डॉट r इज r स्क्वायर एंड cos 0 इज 1, एंड दिस इज इक्वल टू a डॉट a इज a स्क्वायर, क्योंकि मान लीजिए कि कोई वेक्टर a इधर है तो दूसरा वेक्टर a भी इधर ही होगा, तो a डॉट a में जो cos थीटा आएगा, दैट cos थीटा इज बेसिकली 0 डिग्री।
सिमिलर एज आर डॉट आर में जैसे कॉस थीटा इज 0 डिग्री, वैसे ही ए डॉट ए में भी कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सिमिलर एज आर स्क्वायर। इसमें और थोड़ा सा आगे चले तो प्लस ए डॉट बी, दिस इज ए डॉट बी प्लस दिस वैल्यू इज बी डॉट ए कैन बी रिटन एज ए डॉट बी बिकॉज ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो हमने लिखा बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख लिया प्लस बी डॉट बी इज बेसिकली बी स्क्वायर एज सिमिलर एज ए स्क्वायर। अभी ध्यान देंगे यहां से हमारा रिजल्टेंट हो गया आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू इज 2 ए डॉट बी। अब ए डॉट बी में सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाइए तो आर स्क्वायर हो जाएगा दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहां से रिजल्टेंट हमारा आया रूट ले लेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड दिस द प्रूफ। इसको नोट कर ले वीडियो पॉज करके, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यस इज इट ओके, आई थिंक सबको क्लियर होगा। यदि हम और थोड़ा सा आगे चले तो दूसरा है फाइंड वर्क डन। यदि क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन, तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं पोजीशन वेक्टर थोड़ा सा, दिस इज द पोजीशन 1, दिस इज r1 एंड दिस इज द पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 2 दैट इज r2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 1 r1 टू r2, दिस इज द पोजीशन 2। यहां से कहां चला गया, यहां चला गया हमारा अपना पार्टिकल, सो दिस इज r। तो r कैन बी रिटन एज हेड माइनस टेल दैट इज r2 माइनस r1, सिंपल r2 माइनस r1, ये हमें आता भी है। तो ये रहा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। We have already discussed the displacement vector, दो ये पोजीशन वेक्टर 1, दिस द पोजीशन वेक्टर 2 और यहां से यहां चला गया और फोर्स का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द वर्क डन, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास वेक्टर r कैन बी रिटन एज r2 माइनस r1 दिस माइनस दिस फ्रॉम 2। तो यहां से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5i प्लस 6j माइनस 11k माइनस ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3i प्लस 4j माइनस 7k, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको। यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया r कैन बी 5i माइनस 3i इट विल बी 2i 6j माइनस 4j प्लस 2j माइनस 11k और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7, तो दिस इज माइनस 4k हो जाएगा माइनस 4k, राइट। ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया और फोर्स दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स F कैन बी रिटन एज, हमारे पास फोर्स है और फोर्स दिया हुआ I प्लस 2j प्लस k, ये वैल्यू है I प्लस 2j प्लस k। अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, वर्क डन हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट R। तो डॉट प्रोडक्ट हम आसान वाला मेथड से सॉल्व करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी मल्टीप्लिकेशन तो ऑर्थोगोनल में 0 होने वाला है। तो i को i के साथ करोगे, ये कितना होगा 2 प्लस दिस वन इज 4 प्लस दिस इज माइनस, ये वैल्यू माइनस होगा, -4 प्लस 1 -4। सो ओवरऑल आंसर इज दिस वैल्यू इज, दिस इज 4 से 4 कैंसिल एंड दिस वैल्यू इज 2 यूनिट्स। यदि प्रॉपर यूनिट्स होगा तो वर्क डन का आंसर जूल में आप लिखेंगे। बहुत आसान है, इस तरीके के क्वेश्चंस, ये इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वर्क डन के और हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यदि हम इसी में और चले नेक्स्ट यूज की हम बात करें, फाइंड द अननोन वैल्यू। तो यदि हम डॉट प्रोडक्ट के द्वारा हम अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू y इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर। अभी मैंने बताया था यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट पक्की बात है 0 होगा, राइट। तो यहां पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a है, वेक्टर a इज इक्वल टू, हम रखेंगे वैल्यू 2i माइनस j, दिस इज 2i माइनस j प्लस yk, और वेक्टर b दिया है, वेक्टर b इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 5k, 4i माइनस 2j प्लस 5k।
प्लस 5k। यदि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ a डॉट b मस्ट बी 0। इफ a and b are perpendicular, this symbol is for perpendicular, then a dot b must be 0। ये 0 ही होने वाला है, ये 0 ही होने वाला है, पक्की बात है। हमने स्पेशल केसेस में इसी वीडियो लेक्चर में हमने देखा, तो हमने क्या किया, a डॉट b निकाला और a डॉट b निकाल के क्या करना है, उसको 0 कर दो, हो गया खत्म, बस। 4 into 2 8, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2, और ये हो गया प्लस 5y, एंड दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू 0, इट्स एज सिंपल। दिस इज 8 प्लस 2 10, तो 5y इज इक्वल टू हो गया -10, ये इधर गया -10, तो y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हम अननोन वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट के द्वारा, राइट। यदि हम थोड़ा सा और आगे चलें, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखेंगे। हमारे पास दो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ हम निकालें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यदि हम कॉस थीटा लिखना चाहें तो कॉस थीटा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बहुत आसान है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालना आसान है, मैं इसी क्वेश्चन में निकाल रहा हूं, देख यहां पे देखेंगे ए डॉट बी, तो ए डॉट बी यहां पे हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, आसान है। तो ये हो जाएगा -2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज -2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज -2, बहुत आसान है। और ये ओवरऑल आ गया -2 -2 -2, सो दिस इज -6, ए डॉट बी इज -6। तो ए डॉट बी तो हमें निकल गया। अभी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यदि कैलकुलेट करना चाहो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन बी रिटन एज रूट ओवर ए का इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट दैट इज 1 का स्क्वायर। के का जो वैल्यू है यहां पे कितना है, ए में के कंपोनेंट कितना है 1, तो ये सभी 1 1 1 स्क्वायर हो गया एंड दिस वैल्यू इज √3। वेरी इजी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी यदि हम कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा रूट ओवर, ये वैल्यू देखो -2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 राइट। देखो 2 + 2 4 + 4 + 4 12 राइट। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिल गया। अब हम cos थीटा आसानी से लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी इज -6, आपने लिखा दिस इज -6 अपॉन, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज -6 अपॉन, नीचे का वैल्यू है 3 इंटू 3 इज 3, √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 2, नीचे हो गया 6 एंड दिस वैल्यू इज -1। अब ध्यान देंगे cos थीटा -1 कब होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री राइट। तो थीटा इज 180 डिग्री, इट्स वेरी इजी। अच्छा ध्यान देंगे 180 डिग्री मींस व्हाट, एंटी पैरेलल। दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, उनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। अच्छा ये हम देख के बता सकते थे क्या कि ये दोनों एंटी पैरेलल है? यस। कैसे बताएंगे, देखो इसमें इसी का मैं एक कॉपी बनाता हूं और इसी मेथड को मैं सॉल्व करके दूसरे मेथड से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यदि हमें एंटी पैरेलल ही पहचानना है तो कितनी आसानी से हम पहचान सकते थे। सी, ये तो मेथड 1 रहा। मेथड 2 मैं इसी को सॉल्व करने की कोशिश करूं यदि आपके लिए दूसरे मेथड से, तो जो चालाक बच्चे हैं उनको दिख रहा है a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू बी। यदि इस फॉर्मेट में लिखा जाए, इफ k इज पॉजिटिव देन पैरेलल, if k is negative then एंटी पैरेलल। बहुत आसान है। तो यहां पे यदि देखो आप तो a और b में आप कैसे लिख सकते हो, a कैन बी रिटन एज -2 टाइम्स ऑफ -2, b को हम लिख सकते हैं, b को देखो b को हम लिख सकते क्या, b कैन बी रिटन एज -2 टाइम्स ऑफ a, -2 टाइम्स ऑफ a।
तो यहां पे जो k जो वैल्यू है, दिस वैल्यू k जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो नेगेटिव है. दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव. It means these two are anti-parallel. Angle must be 180 degree. Theta must be 180 degree. ऐसे आसानी सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा, राइट. हम इसमें और आगे चले तो अगला है यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. ध्यान देंगे हमारे पास कोई एक वेक्टर है, दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस वन इज वाई एक्सिस, और यहां पे है, ये है कोई जेड एक्सिस यहां पे दिया हुआ है, और कोई हमारे पास रैंडम एक वेक्टर है जो कि अभी इस तरफ है, दिस इज वेक्टर ए. तो वेक्टर ए को सभी एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल बनाएगा, और ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का जो एक्स में कंपोनेंट होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस की हम बात करें इसमें, तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है ए एक्स हो जाएगा. ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए वाई, दिस कंपोनेंट इज ए वाई. इसको हम ब्रेक करें तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज ए वाई, और यहां से जेड में भी इसका कंपोनेंट आएगा 3 डायमेंशन में. 3 डायमेंशन में यदि हम जेड में भी ब्रेक करें तो इधर कुछ जेड में भी इसका कंपोनेंट आएगा, एंड दिस इज ए जेड. तो यदि मैं वेक्टर ए लिखना चाहूं तो दिस वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स कंपोनेंट आई में प्लस ए वाई कंपोनेंट जेड जे में प्लस ए जेड कंपोनेंट के में, ऐसा बनने वाला है, राइट. इनके साथ यदि हम एंगल्स की बात करें तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और ये एंगल जेड एक्सिस के साथ मैं गामा लिख दूं तो ए एक्स कैन बी रिटन एज ए कॉस अल्फा, ए वाई कैन बी रिटन एज ए कॉस बीटा, और ए जेड कैन बी रिटन एज ए cos gamma. और अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विद द वेक्टर विथ देयर कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली. तो ये कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, एक्सिस के साथ इनके एंगल्स फाइंड आउट करने का. हम एंगल्स निकाल लेते हैं, और ये मेथड है एंगल्स फाइंड आउट करने का. जैसे मुझे cos अल्फा चाहिए, देखो ऐसा कैसे हुआ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें आता है, तो जिधर थीटा जुड़ा उधर cos थीटा, तो ax मस्ट बी a cos थीटा, दैट इज ax मस्ट बी a cos अल्फा. इसी के साथ b के साथ कितना जुड़ा हुआ है, ए वाई कैन बी a cos बीटा, z के साथ ये आएगा a cos गामा. इस तरीके से हमने लिखा. तो यहां से cos अल्फा डायरेक्टली यदि हम निकालना चाहें तो cos अल्फा इज इक्वल टू ax बाई a, सीधा सीधा. cos बीटा कैन बी रिटन एज cos बीटा इज इक्वल टू ay बाई a, और cos गामा कैन बी रिटन एज az बाई a. बहुत आसान है यहां से. तो दीज आर द एंगल्स मेड बाय एनी वेक्टर विद देयर कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक क्वेश्चन लेते हैं तो थोड़ा सा हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. जैसे एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये रहा अपना वेक्टर, और इस वेक्टर का हमें एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ हमें एंगल्स बताना है. तो इसके मैं 2 मेथड बताता हूं. पहला मेथड बहुत आसान है, दोनों साथ साथ ही चलेंगे, दोनों मेथड आप लोग को आसानी समझ में आ जाएगा. हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और वेक्टर ए के बारे में इंफॉर्मेशन है. दिस इज, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूं मैं. देखो वेक्टर ए दिया है, तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज आई प्लस रूट 2j प्लस के, और इसका हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए. हमें एक रैंडम बी वेक्टर ले लिया, तो बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर इज, हमें मान लीजिए एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो हमें एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर ले लिया आई कैप, और हमें पता है कि a डॉट बी, ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है ना. तो यदि मुझे लिखना है a डॉट बी, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस अल्फा. अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ i, दैट इज विथ x एक्सिस, राइट. तो a डॉट b यदि कैलकुलेट करो तो i से i मल्टीप्लाई होगा, दिस वैल्यू इज 1. डॉट प्रोडक्ट तो डायरेक्ट आएगा ना, आई का आई के साथ, बाकियों के साथ मल्टीप्लिकेशन तो 0 होने वाला है, अभी डिस्कस किया था. तो आई इंटू आई, डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज व्हाट, आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है, 1 ही होगा, और कॉस अल्फा, यहां से कॉस अल्फा सीधे सीधे क्या हुआ, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. आई थिंक समझ में आया होगा. इसी तरीके से हम
वेक्टर ए दिया हुआ है, दिस इक्वल्स टू आई प्लस √2j प्लस के लिखेंगे, और वेक्टर बी हम यहां पे ले लेंगे जे कंपोनेंट, और बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करेंगे एंड विल गेट द, यहां पे जैसे हम यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, √1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आता है 4, रूट निकालेंगे तो दिस इज 2, तो मैग्नीट्यूड इज 2, दिस वैल्यू इज 1/2, दिस वैल्यू इज 1/2, cos अल्फा इज 1/2 क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1/2। अच्छा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हुआ, cos 1/2 का पता है 60 डिग्री, यस दिस 60 डिग्री, दिस 60 डिग्री, राइट। यदि इसमें देखें जे के साथ तो a डॉट बी कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos बीटा, cos बीटा सीधे सीधे हो गया, cos बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये मेथड कितना हो गया, a डॉट बी यदि कैलकुलेट करो तो j का i के साथ 0, j का j से साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, दिस √2 अपॉन j का दिस इज a डॉट बी ना, तो j का j के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा और यहाँ पे √2 हो गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, a का मैग्नीट्यूड कितना है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 2, a का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू b का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो यहाँ से cos बीटा आ गया, सीधे सीधे cos बीटा इज इक्वल टू √2/2, दिस इज इक्वल टू 1/√2। कैसे हुआ सर, ये नहीं समझा, देखो देखो कैसे हुआ, ऊपर वाला √2 है, नीचे वाला 2 आया तो 2 को √2 इंटू √2 लिख देंगे, और ये एक √2 से एक √2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√2। अच्छा, cos बीटा इज 1/√2 मींस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, लेट्स सी थर्ड पार्ट जेड एक्सिस के साथ। तो यदि मैं जेड एक्सिस के साथ कैलकुलेट करना चाहूं इसी एंगल को, तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज आई प्लस √2j प्लस के, और वेक्टर बी हमने ले लिया, बी कैन बी रिटन एज के कंपोनेंट, क्योंकि हमें के एक्सिस के साथ एंगल चाहिए, हम निकालेंगे ए डॉट बी, और दिस इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस गामा। तो यहां से कॉस गामा यदि देखो तो कॉस गामा कैन बी रिटन एज ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो हर बार 0 होने वाला है, इसीलिए सेम फॉर्मूला है, ए डॉट बी बाई ए, देखो यही पे था, ax का कंपोनेंट इस मेथड से भी हम अभी सॉल्व करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको, तो यहां से cos गामा जो हुआ, cos गामा कैन बी रिटन एज a डॉट बी। अब a डॉट बी k का k के साथ होगा, बाकी तो सब 0 होंगे, डॉट प्रोडक्ट, k का k के साथ 1 हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ a इज √2, नहीं 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 2, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, और b का मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर है, 1 ही होने वाला है, दिस वैल्यू इज 1/2, तो गामा कितना आ गया, अगेन 60 डिग्री। दिस इज मेथड नंबर 1 जो एक नॉर्मल पर्सन कैन थिंक, लेकिन जिनके पास फॉर्मूला है, जिनको फॉर्मूला याद है, वो कैसे करेंगे सॉल्व, वो लिखेंगे अल्फा दैट इज cos अल्फा इज इक्वल टू, सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ax का कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो इसमें देखो ax कितना है, ax इज 1, तो आपने लिखा 1, ये फॉर्मूले से बता रहा हूं, सेकंड मेथड, ax इज 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, हो गया, खत्म। दूसरे वाले का करें, यहां पे हमें cos बीटा चाहिए, तो cos बीटा इज इक्वल टू a का y कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a का y कंपोनेंट क्या है, a का y कंपोनेंट जो गिवन क्वेश्चन में y कंपोनेंट है √2, a का कंपोनेंट है √2, तो यहां पे आपने सीधे सीधे लिखा, दिस कैन बी रिटन एज √2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, कितना वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 2, और यहां से फिर से हो गया cos बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, cos बीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बहुत आसान है। उसी तरीके से थर्ड वन भी हो गया, cos गामा कैन बी रिटन एज, इसको लिखेंगे तो a का जो वेक्टर है उसका z कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो a का z कंपोनेंट कितना दिया हुआ, यदि इसमें देखो तो a का z कंपोनेंट जो दिया है वो 1 है, a का z कंपोनेंट k में कंपोनेंट है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 2, सीधे से 2 ही है ना, यस, तो यहां से गामा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज अगेन 60 डिग्री, बहुत आसान है। सो या तो आप मान लो फॉर्मूला भूल गया, कोई दिक्कत है तो ये हमारे पास तो सदाबहार है ही है, लेकिन याद है तो ऐसे कर लेंगे, ये आसान है, इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे, राइट।
यदि हम थोड़ा सा और आगे चलें और देखें तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे कंपोनेंट हमें निकालना है ए का बी की तरफ, तो जैसे देखते हैं दिस इज वेक्टर ए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। ये वेक्टर हम बी ले लेते हैं, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, और ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें कंपोनेंट चाहिए वेक्टर ए का, किधर, बी की तरफ। इनके बीच का एंगल हम मानते हैं थीटा। तो यदि मुझे कंपोनेंट चाहिए ए का बी की तरफ, तो बी की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो इतना ही होगा। कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन। तो वेक्टर बी की तरफ कंपोनेंट इतना आएगा। और हमने कंपोनेंट तोड़ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हुआ है, जिधर थीटा जुड़ा रहेगा उधर कॉस थीटा। तो ये वैल्यू जो आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, अब याद करो हमें इसमें डायरेक्शन भी देना होगा। तो डायरेक्शन देने के लिए कौन वेक्टर हम यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, बी का यूनिट वेक्टर हम लेंगे बी का यूनिट वेक्टर टू गिव डायरेक्शन इन दिस कंपोनेंट। तो जो फाइनल आंसर हमारा जो होगा, वो जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है, ए का कॉस थीटा। अब इसमें डायरेक्शन दो भाई, ये तो मैग्नीट्यूड आया, तो डायरेक्शन के लिए बी का यूनिट वेक्टर, खत्म, बस हो गया। लेकिन अब इसमें और भी टेक्निकलिटीज क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो टेक्निकलिटीज क्या है। ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। हम कॉस थीटा को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सीधा कॉस थीटा को रिप्लेस करेंगे तो यहां पे हो गया, दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो पहले से ही है, और कॉस थीटा को रिप्लेस करो तो ए डॉट बी बाई ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू, अब यूनिट वेक्टर बी हमें लिखने आता है। यूनिट वेक्टर बी कैन बी रिटन एज बी का वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आई होप कि ये भी समझ में आया है। यूनिट वेक्टर हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो यहां से देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए खत्म, फिनिश्ड। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया, जो हमें लिखना पड़ेगा वो ये आएगा, ए से ए कैंसिल, तो यहां पे आपने लिखा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां पे होगा यूनिट वेक्टर बी। इसी को लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को हटा करके क्या लिख सकते हैं हम, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि यूनिट वेक्टर को हम वैसा लिखते हैं, और इसको थोड़ा सा और एंड टच देते हैं इसको, और दिस कैन बी रिटन एज, दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी अपॉन, नीचे b इंटू बी स्क्वायर हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर b। तो चाहे आप जो भी फॉर्मूला हो आप याद रखें, लेकिन मेक श्योर कि जो कंपोनेंट आएगा वो होगा a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब इसमें a b के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। क्या याद रखना है आपको, a का कंपोनेंट चाहिए किधर, b की तरफ, तो a को तोड़ दिया b की तरफ, जिधर थीटा जुड़ा उधर कॉस थीटा, तो ये बन गया a कॉस थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड बना, इसमें डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसका लगेगा, जिधर तोड़ा है उसका लगेगा, तो b का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, बस बात खत्म, एज राइट। इसमें थोड़ा सा और आगे चलें, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, तो थोड़ा सा हमें अच्छा रहेगा। जैसे दिस द क्वेश्चन देखेंगे, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में दिस द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर ए। इसमें यदि हम वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए कितना दिया है, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j, और वेक्टर बी दिया है, वेक्टर बी इज इक्वल टू, बी दिया है, बी इज इक्वल टू i प्लस j। तो या तो आपको फॉर्मूला याद है,
तो डायरेक्ट यू हैव टू पुट इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। या तो फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला में पुट करो, खत्म करो बाल। इसमें क्वेश्चन में क्या है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का कंपोनेंट हमें चाहिए किधर, वेक्टर बी की तरफ। हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए बी की तरफ। तो सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर। लेकिन पहले नॉर्मल मेथड्स करते हैं और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मल मेथड्स करते हैं, तो दिस लेंथ इज हाउ मच, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा हमारा, इधर ध्यान दो। तो ए का वैल्यू, ये वैल्यू कितना हुआ, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस वैल्यू इज ए कॉस थीटा। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, दिस ओनली मैग्नीट्यूड, दिस द मैग्नीट्यूड। कभी भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड्स का ही होता है, विथ डायरेक्शन रिजोल्यूशन नहीं होता, उसमें हम इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा इंटू बी यूनिट वेक्टर, बी कंप्लीट वेक्टर नहीं, बी यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसको केवल हमें डायरेक्शन देना है बी की तरफ। तो यहां से हमने सॉल्व किया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू cos theta can be written as a dot b upon magnitude of a into magnitude of b into unit vector b। और बढ़िया से देखेंगे तो a से a कैंसिल, और यहां पे आया a dot b upon magnitude of b into, यहां पे यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर b upon magnitude of b, isn't it? और यहां से सॉल्व किया तो ये हो गया a dot b upon magnitude of b का होल स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। अभी ध्यान दो, यही फॉर्मूला है हमारे पास शुरू से ही, यदि आपको याद होता तो यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला डायरेक्टली, और यदि नहीं याद है तो यू कैन फॉलो दीज स्टेप। ये स्टेप भी कोई मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहां से यहां सॉल्व किया तो फाइनल आंसर क्या है, ए डॉट बी इज वेरी इजी। देखो ए डॉट बी करो, ऊपर मैं डायरेक्टली ए डॉट बी लिखूंगा, आई का आई के साथ 3, जे का जे के साथ 2, तो 3 + 2 हो गया, ए डॉट बी इज डन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इक्वल टू रूट टू होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर नीचे है, तो इसका मतलब √2 का होल स्क्वायर इनटू, अब यहां पे जो बी है, बी कंप्लीट वेक्टर लिखना है, दैट इज आई प्लस जे, दैट इज आई प्लस जे। तो यहां से जो फाइनल आंसर आया हमारा, दिस इज 3 + 2 इज 5/4 i प्लस जे, दिस द आंसर। सो थैंक यू सो मच। आज हमने जो डिस्कस किया, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, हमने प्रोडक्ट विद कांस्टेंट नंबर और डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।